बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15, जनवरी 28, वेडनेसडे। आई होप कि आज मेरी डेट के अंदर कोई गलती नहीं है और डेट मैंने बिल्कुल सही बताई है। रोजाना ही डेट में कुछ उससे गलती हो रही थी। ओके जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुशरा की इस माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस के हवाले से क्या वीकनेसेस नजर आई, ये बताएं अंजीला। ओके, और कोई? बुशरा। ओके, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या आते बुशरा के? बुशरा के बारे में पूछा जी। बुशरा। ओके, जैनब कोने पे जी। जैनब, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे? बेटा बुशरा की तारीफ करनी है, इतना ही बोल दो कि कॉन्फिडेंट थी। बहुत अच्छा समझाया था, ये भी काफी है। आप ये भी कहती बहुत अच्छी है तो हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जी। और कोई? अजमीना। ओके, ओवरऑल बहुत अच्छा इन्होंने एक रिकैप दिया, बहुत अच्छा एक माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस सेशन रहा और काश के हमारे हर सेशन ऐसे ही हों। इस वीक अल्हम्दुलिल्लाह अभी शगुफ्ता का बुशरा दोनों का बहुत अच्छा सेशन रहा। आई होप कि कल जो आखिरी दिन है हमारा उस दिन भी किसी का अच्छा सा रिकैप होगा और कॉन्फिडेंस थी। और जितने भी हमारे पॉइंट्स थे कि पूरी क्लास को देखना और सवाल रिपीट करना, तमाम की तमाम बातों को उन्होंने कवर किया। अलबत्ता कंटेंट के हवाले से जाहिर सी बात है, कंटेंट में हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहेगी। कंटेंट में कुछ इश्यूज थे, मसलन वो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी दोनों को मिक्स कर रही थी। ओके, और खैर है, कोई मसला नहीं है, वक्त के साथ साथ ये कमजोरियां भी दूर हो जाएंगी। तो ओवरऑल बहरहाल बहुत अच्छा था एंड आई होप कि आप सब जो है इस चीज़ों को इसी स्टाइल को या इसी तरीके से अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे। आप ही की तरह हैं, आप ही की क्लास फेलो हैं और ना वो टीचर है। ओके, जैसे आप लोग थे, वो उनके साथ है, लेकिन उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा किया, उन्होंने इस बात की कोशिश की और आप देख सकते हैं आज उनके अंदर आपको एक इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। अब मुमकिन है बुशरा ये क्या है, मतलब शुरू से ऐसी हूँ सर, तो एक अलग बात है। ओके, तो हमारा जो लेक्चर चल रहा था, हमने बात शुरू की थी कि वो तमाम स्किल्स, वो तमाम चीजें जो 21st सेंचुरी में हमारे काम आती हैं, और हमने वन बाय वन तमाम स्किल्स को पढ़ना शुरू किया, जिसमें अब आज जो हम स्किल को पढ़ रहे हैं इस वीक में, वो है क्रिएटिविटी। हमने बात की थी कि क्रिएटिविटी से मुराद एक तख्लीकी सोच या तख्लीकी जहन है। यहाँ पे देखो, इस बात को एक बार फिर समझना, क्रिएटिविटी एक सोचने का तरीका है, प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका है। जिस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग एक सोचने का तरीका था। ओके, तुम गौर करो तो कोलैबोरेशन भी एक ऐसी चीज है, कोलैबोरेशन एक ऐसी चीज नहीं है जो तुम करते हो, तुम्हारी शख्सियत ही ऐसा बन जाती है कि तुम हर किसी के साथ बासानी कोलैबोरेट कर सको, उनके साथ चल सको। समझ में आई बात? इसी तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग कोई असाइनमेंट नहीं है कि तुम्हें असाइनमेंट मिलेगा तो तुमने क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हें आ गई। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा सोचने का तरीका है जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ साथ चलता रहे, जिंदगी के हर हिस्से में। चाहे तुम्हारे पास व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आए कि जी नींबू में शहद डाल के और यूं करे वो करे तो ऐसा हो जाएगा, या आपके पास अखबार में कोई खबर आए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बेहतर हो गई है, या आपको टेक्स्ट बुक में कुछ लिखा हुआ नजर आए, हर हर सूरत में आपने क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करते हुए उसको जज करना है। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल हमारे इसमें देखें, अभी अभी जो आप लोग तो बैच नहीं, जो हमारा नया बैच आया उनके लिए कोर्स की आउटलाइन पूरी की पूरी चेंज हो गई है। उन्होंने एक कोर्स, जो सब्जेक्ट अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाना है, लेकिन हम तमाम टीचर्स ने अपने इस सोच को इस्तेमाल किया, उसको जांचा, उसको परखा, और हमने इस बात को रियलाइज किया कि फर्स्ट सेमेस्टर में आते ही ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ इंटर किया हुआ हो, उनको आते ही हम ये पढ़ाना शुरू कर दें तो ये मुमकिन नहीं है। अभी तो वो बीएड को समझ रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता बीएड क्या चीज है, और अचानक ही हम उनको बताएं कि क्लासरूम में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, वो नहीं कर पाएंगे। राइट? तो अब हम चाहते, या नॉर्मल हालात के अंदर क्या होता, अच्छा यार अब ऑर्डर आया तो हमने उसको फॉलो करना है, लेकिन हमने उसको जांचा, उसको परखा, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को देखते हुए, और उसकी बेस पे हमने कहा कि नहीं यार आपका फैसला गलत है। राइट? अच्छा, अब इसी तरीके से क्रिएटिविटी भी एक सोचने का तरीका है कि आपके पास जो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग जो आपके पास हुनर है, जो स्किल्स हैं,
जो टूल्स हैं उनकी मदद से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या कोई फायदेमंद चीज बनाना। ओके, और उसका ताल्लुक जिंदगी के हर हर शोबे से है, हर हर शोबे से। ये बात समझ में आई? ठीक, चाहे आप किचन में हो, चाहे आप क्लासरूम में हो एज ए टीचर, चाहे आप एज ए स्टूडेंट हो, यहाँ तक कि अगर आप ड्राइविंग भी कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपकी क्रिएटिविटी आती है। अगर आपको समझ में आता हो, ड्राइविंग जानते हो, तो आपने ये चीज नोट की होगी कि बाज लोग बहुत रास्ता निकाले कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं और बाज लोग वहीं खड़े हुए होते हैं, राइट? तो ये आपका तख्लीकी जहन है, सोच है कि यार आपने कहा मैं यूं भी तो कर सकता हूँ, इसका ऑल्टरनेट निकाल भी तो सकता हूँ। बस ये चीजें हमारी क्रिएटिविटी। अब अलबत्ता यहाँ पे हमने इस गलतफहमी को दूर करना जरूरी समझा कि हमारे माशरे के अंदर लोग ये समझते हैं क्रिएटिविटी का मतलब है आर्टिस्ट बन जाना, क्रिएटिविटी का मतलब है पेंटिंग करना, बुशरा क्रिएटिविटी का मतलब है सॉन्ग राइटर होना। आपके हाथ में गिटार है तो आप क्रिएटिव हैं, और उसके मुकाबले में एक इंजीनियर हाथ में कैलकुलेटर लेके घूम रहा है तो वो आर्टिस्ट नहीं है या वो क्रिएटिव नहीं है। तो ये बात हमने कहा कि यार ये गलतफहमी दूर करें, हर आदमी क्रिएटिव हो सकता है अपने अपने शोबे में। अगर एक इंजीनियर एक ब्रिज को तामीर कर रहा है तो वो भी एक क्रिएटिव है, वो देख रहा है कि यार इन हालात के अंदर हमने किस तरीके से मैनेज करना है। और आपने देखा कराची के अंदर इतनी खुदाई हो रही है, इतना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसके नतीजे में हम सभी परेशान घूम रहे हैं। जहां भी जाते हैं, जिस रोड पे जाते हैं, वहां पे खुदाई हो रही है। थोड़ा सा तख्लीकी जहन होता, सोचते या पहले इस काम को कंप्लीट कर लें फिर इस काम की तरफ जाएं, देख लें यार इस काम को हम इतने अरसे में मुकम्मल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। यार रमजान आने वाले, रमजान से पहले काम कंप्लीट हो जाएगा। रमजान के अंदर वैसे ही लोग थके हुए होते हैं, उनको हम इतनी ट्रैफिक के अंदर हम फंसा के रखें। समझ में आ रहा है? तो बात यही नहीं है कि अगर आप जो है जी सिर्फ आप शायर हैं, आर्टिस्ट है, मुसव्विर है, तभी आप क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आप एक ब्यूरोक्रेट है, अगर आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो भी आप अपनी क्रिएटिविटी की सलाहियत को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटिविटी एक सोचने का अंदाज, एक सोचने का तरीका है। ओके, फिर हमने इसी तरीके से बात की कि इल्लामा इकबाल शायर तो बहुत हैं, लेकिन इल्लामा इकबाल को हम अच्छा शायर या एक क्रिएटिव इसलिए मानते हैं कि बहरहाल उन्होंने अपने दौर के हालात का जायजा लेते हुए एक नई सोच, एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रपोज किया, यार हम यूं भी कर सकते हैं। और उनके अंदर एक और हमें क्रिएटिविटी नजर आती है कि उन्होंने उस दौर के मशहूर तरीन मीडियम जो कि मुशायरे होते थे, उसको उन्होंने एक तामीरी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया, यार हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर मैं इसकी मिसाल दूं, जो हमारे सियासी जलसे होते थे, तो एक पार्टी ने सबसे पहले ये काम शुरू किया अभी रिसेंट 10-20-15 साल के अंदर, कि उन्होंने अपने सियासी जलसों के अंदर म्यूजिक वगैरह का शामिल कर दिया। जबरदस्त तरीके से म्यूजिक होने लगी और तकरीर के दौरान भी म्यूजिक चल रही है। अब उसके बाद इस ट्रेंड को दीगर पार्टीज ने भी कॉपी किया। तो देखा जाए ये भी एक क्रिएटिविटी थी कि उन्होंने देखा कि वक्त के साथ साथ लोगों को बिठाना, उनको जमा करना, 3-3 घंटे की एक के बाद एक तकरीरें सुनाते रहना, ये हमारे लिए मुश्किल है। उन्होंने कहा नहीं, नौजवान नस्ल है, इनको कॉन्सर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है, गानों में इंटरेस्ट होता है। तो अपने अपने वक्त के मशहूर सिंगर्स को उन्होंने बुला के अपने सियासी जलसों में जगह दी, और ताकि उसके जरिए से लोगों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो। और फिर उसी ट्रेंड को तमाम पार्टीज ने कॉपी किया, राइट? तो ये भी क्रिएटिविटी है। तो उन्होंने इस चीज को सोचा कि यार इस दौर के जो लोगों के अंदर एक डिसइंटरेस्ट हो रहा है, नौजवान सियासत में दिलचस्पी नहीं ले रहे, उनको हम किस तरीके से सियासत की तरफ या अपने जलसे की तरफ या अपने लीडर की तरफ रागिब कर सकें। तो बहरहाल बात ये हुई कि अब यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आ रहा था, जो आप लोगों ने सवाल पूछा, निगाह ने भी पूछा, बुशरा ने भी पूछा, कि एक बंदा अगर आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा है तो क्या वो क्रिएटिविटी नहीं है? देखो बात को थोड़ा सा समझो। जब मैं ये कह रहा हूं कि हर आर्टिस्ट या हर पीस ऑफ आर्ट, पेंटिंग या जो आपका मुजस्मा है, हर पीस ऑफ आर्ट जो है वो क्रिएटिविटी नहीं होता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आर्ट का असल में ताल्लुक होता है एक्सप्रेशन से, अपने तासुरात को, अपने ख्यालात को इजहार करना, राइट? अब उसमें आप कह सकते हैं कि यार उन्होंने एक नए तरीके से इस प्रॉब्लम को डिफाइन किया, उन्होंने इस नए तरीके का एक शेर लेकर आ गए, ठीक है, हम कहेंगे। लेकिन बात ये देखा जाएगा कि उसकी यूटिलिटी क्या है। उसकी यूटिलिटी की बेसिस पे हम फैसला करेंगे कि यहाँ पे क्रिएटिविटी है या नहीं है। अभी थोड़ा सा हम आगे चलेंगे जिसमें और डिटेल में बात करेंगे, आपको शायद थोड़ा और समझ में आ जाए। तो अलबत्ता बताने का मकसद ये था, जो समझाने का मकसद, कि क्रिएटिविटी के वर्ड आते ही ये ना करो कि हाथ में पेन लेकर उठा लो, ब्रश ले लो, पेन। यार मैं अगर क्रिएटिव बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो बस मैं इसका यही तरीका कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में काम करूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्लासरूम मैनेजमेंट को अगर पढ़ रहे हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट को अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एज ए टीचर, तो यहाँ पे भी तो आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं।
मैंने कुछ एग्जांपल्स दी और साफ सी बात है तमाम टीचर से डिस्कशन करके मैंने ये पॉलिसीज को या तरीक़ेकार को बनाया कि मसलन क्लास के अंदर अटेंडेंस लेते हुए रैंडमली बच्चों का नाम लें मसलन, या स्लाइड्स दिखाने के लिए आप जो है गूगल मीट का इस्तेमाल करें। क्या मेरे हाथ में क्या ये क्रिएटिविटी नहीं है? ये क्रिएटिविटी है, बिल्कुल है, लाजमन है कि आप पढ़ाने के नए नए तरीके लेकर आ रहे हैं। आप क्लास के अंदर जो पीछे बैठे हैं खास तौर से आप उन्हीं का नाम लेते रहें ताकि वो भी हमेशा जागते रहें। तो क्या मतलब, क्या इसमें क्रिएटिविटी नहीं है? बिल्कुल है। क्या मेरे हाथ में कोई पेंट ब्रश है? क्या मैं कोई शायर हूँ? सफदर साहब को पढ़ाने का अपना एक अच्छा अंदाज है, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं, आपको उनके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीजें नजर आ रही होंगी। शर्जील साहब से आप लोगों ने पढ़ा है। तो अब मेरा यहाँ पे पॉइंट है कि क्या वो लोग हाथ में पेंट ब्रश लेकर आते हैं? क्या सर शर्जील शायर है? सफदर साहब की एग्जाम्पल नहीं दे सकता, वो तो है। लेकिन पॉइंट इज कि आपको क्रिएटिविटी नजर तो आ रही है ना। आप किचन में जा रहे हैं तो वहां पे भी आपकी क्रिएटिविटी है। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि क्रिएटिव होने के लिए आपके हाथ में बस एक जो हमारे, मैं इस माइंडसेट को तोड़ना चाह रहा हूं कि अगर आप क्रिएटिव हैं तो लाजमी है कि आप आर्टिस्ट होंगे। आपके हाथ जो है वो पेंट लगा हुआ होगा, आपने हाथ में ब्रश पकड़ा हुआ होगा, या आप शायर की तरह पेन उठा के पोज मार रहे होंगे। ओके, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। तो पॉइंट इज कि आप में से कोई सी भी बंदा किसी भी शोबे के अंदर क्रिएटिव हो सकता है। उसके बाद हमने बात की थी कि जुगाड़ के बारे में आप लोग को बताया था, जुगाड़ की हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की थी और हमने वंस अगेन बात की थी कि क्रिएटिविटी जो है जिंदगी के हर पहलू के अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। फिर उसके बाद हमने कल एग्जांपल शुरू की थी वेलक्रो की। ओके, अब देखो इस एग्जांपल को समझ के बाद जवाब देना, ऐसे मत देना। वेलक्रो के बारे में बात की, आप लोगों ने पहचाना जाना और आप लोगों ने इस बात को तस्लीम किया कि ये जो वेलक्रो है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत यूजफुल भी है। बच्चों को फीते बांधना नहीं आते, आपने उनको वेलक्रो के जूते दिला दिए, लेकिन पता चला बच्चे नहीं, एस्ट्रोनॉट्स भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका यकीनन फायदा है। ओके, आप जो है अपनी रिस्ट वॉचेस के अंदर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि बाज दफा जो जहाज से जब सामान को ड्रॉप किया जा रहा होता है ना, चाहे जंगी जगह हो या वहां पे इमदादी सामान पहुंचाना हो, उसमें भी वेलक्रो का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि बाज दफा जब फीते वगैरह बांधते तो वो भी खुल जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि वेलक्रो जो है उसकी बड़ी चौड़ी चौड़ी पट्टियां होती हैं, वो ज्यादा ड्यूरेबल होता है। ऊपर से नीचे सामान फेंका कई हजार कई 100 फीट की बुलंदी से जहाज से, तो वो नीचे पहुंच जाता है वेलक्रो के साथ। ठीक, तो उन्होंने देखा कि यार वेलक्रो जो है एक बहुत यूजफुल चीज है, जगह जगह पे इस्तेमाल हो रहा है और हम सब ने इस बात को माना। तो अब इसकी हिस्ट्री क्या थी? हिस्ट्री ये बताई कि भाई ये साहब थे कि निकले अपने पालतू अपने पेट डॉग के साथ चहलकदमी करने, पहाड़ों पे गए, वहां से वापस आए तो देखा कि उनके स्वेटर पे भी जो है कपड़ों पे वो बीज के दाने फंसे हुए हैं। अपने डॉग को देखा तो उसकी खाल पे फंसे हुए हैं, उसको निकालने में उनको काफी देर हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि यार उसको माइक्रोस्कोप में देखा कि उस बीज में ऐसी क्या खास बात है कि कपड़ों में और जानवर की खाल में इतना फंस रहे हैं। तो उनको नजर आया कि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी वो सुई से निकली हुई है और वो आपस में टेंगल हो रहे हैं। तो उन्होंने उसी चीज को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वेलक्रो टेप इजाद किया, वेलक्रो का सिस्टम इजाद किया जो आज हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्या जब वो चहलकदमी के लिए निकले थे तो क्या ये सोच के निकले थे कि आज कुछ नई चीज बनानी है? देखो इस बात को समझना, इस एग्जाम्पल पर गौर करना। क्या वो ये सोच के निकले थे कि आज मैंने ना कुछ वेलक्रो बनाना है, उसका नाम मैं वेलक्रो रखूंगा? ऐसा तो नहीं था। क्या उनके जहन में ये था कि यार ये जो चीज मैं बना रहा हूँ ना, ये एक वक्त आएगा जो एस्ट्रोनॉट्स इस्तेमाल करेंगे? उस जमाने में इस चीज का तस्वर भी नहीं था कि इंसान जो है वो स्पेस में जा सकेगा। क्या ये था कि जी बच्चों, मेरे बच्चे के जूते के लेस बार बार खुल जाते तो मैं कुछ नया बनाता हूँ, और जोड़ो बेटा वॉक करने चलते हैं, वापस आके देखते हैं कुछ आइडिया जहन में आएगा? ऐसा था? ठीक, अच्छा ऐसे एग्जाम्पल को जहन में रखना। वो साहब जब घर से निकले तो उनके जहन में ऐसा नहीं था, उन्होंने एक प्रॉब्लम फेस की, उस प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने कुछ नया बनाया और वक्त के साथ साथ उस नई चीज के इतने सारे इस्तेमाल आ गए कि आज हम सब मान रहे हैं कि हाँ यह बहुत यूजफुल है। ठीक है, ये बात आ रही है। स्टिकी नोट्स इस्तेमाल किए किसी ने? स्लाइड में नजर आ रहा है क्या चीज है ये? अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि बच्चों ने पहचान लिया। बस स्लाइड्स बनाता हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना डरा दिया है कि अब मैं स्लाइड बनाते हुए डर रहा होता है बच्चों को उसका पता भी होगा नहीं पता होगा। अच्छा, बस स्टिकी नोट की हिस्ट्री क्या है, कैसे बना? अच्छा, इसकी खुसूसियत क्या है? तुम लोग को ये पता है कि यार उसको किसी भी जगह पे लगा दो आराम से निकल जाता है, नंबर वन, निशान नहीं छोड़ता, निकालना बहुत आसान है। अच्छा, उसके बाद बार बार इस्तेमाल हो जाता है, एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह तीसरी जगह कई जगह पे लगाते जाओ, उसका जो ग्लू होता है
वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। डन, ठीक है, पता है सबको। शुक्र। अब ये इजाद कैसे हुआ? एक साहब है जिनका नाम है स्पेंसर सिल्वर। 1968 में ये कंपनी में जॉब कर रहे थे, स्टेशनरी बनाने की कंपनी है, उसका नाम है 3M। उस जगह जॉब कर रहे थे। अभी भी आपको बास प्रोडक्ट्स में 3M लिखा हुआ मिलेगा, जो बाहर से इंपोर्ट हो रही होती है। वहां पे उन्होंने कोशिश की कि मैं एक ऐसा ग्लू बनाऊं, ओके, ऐसा ग्लू बनाऊं जो इतना सुपर ग्लू हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। अभी भी हमारे साइंटिस्ट जो है, मतलब आप लोग को शायद यकीन ना है, वो ग्लू के ऊपर, एडहेसिव के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। और मार्केट में आपको तरह तरह के नजर आते हैं। एक UHU है, वो भी ग्लू है। एक वाइट ग्लू आता है, एक समट बॉन्ड होता है, ठीक है, एल्फी है। हर किसी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। सिलिकॉन के नाम से एक मार्केट में मिल रहा होता है। बहुत सारे ग्लू है, हर किसी का अपना अपना इस्तेमाल है। तो साइंटिस्ट जो है वो बाकायदा इस पे इंडस्ट्रीज में रिसर्च कर रहे होते हैं कि नए नए तरीके का मैं ग्लू बना सकूं, और उसके अपने अपने इस्तेमाल है। तो वो भी कोशिश कर रहे थे कि एक बड़ा ताकतवर सा ग्लू बनाए कि जिसको हम अलग ना कर सके, तोड़ ना सके। एल्फी के अंदर ये चीज देखिए कि एल्फी जब एक दफा चिपक जाती है वो तोड़ के निकलती है, ऐसे आराम से नहीं निकलती। तो उस ग्लू पे काम कर रहे थे, लेकिन जो उनसे ग्लू बना वो थोड़ा ऐसा बना कि इंतहाई वीक था। मतलब वो कोई चीज चिपकती नहीं थी। निकले थे वो ये सोच के, रिसर्च वो इस बात पे कर रहे थे कि ऐसा ग्लू बनाऊंगा कि कोई उसको अलग ना कर सके, कोई उसको तोड़ ही ना सके। चिपक गया तो कोई उसको अलग ना कर सके। और पता चला कि उन्होंने ऐसा ग्लू बनाया कि उसमें चीज चिपक ही नहीं रही। नाकाम हो गए, फेल हो गए, बात खत्म। कुछ सालों के बाद उनको उन्हीं कंपनी में एक दूसरे साहब थे जिनका नाम है आर्थर फ्राई। आर्थर फ्राई साहब के साथ वो डिस्कस कर रहे थे। आर्थर फ्राई साहब ने कहा यार कोई ऐसा तरीका हो कि हम नोट्स बना के लगा सकें, देख सकें। तो उनको ख्याल आया ये जो ग्लू है ना, मेरा वाला पुराना वाला ग्लू जो मैंने बना के नाकामी के साथ छोड़ दिया था, उसको क्यों ना इस्तेमाल करें। इस तरह से आर्थर फ्राई और स्टीवन साहब के दोनों ने मिलकर स्टिकी नोट बनाया। वो जो कमजोर ग्लू था, जो चीजों को जोड़ ही नहीं रहा था, जो उन्होंने ये सोच के बनाया था कि भाई हम तो नाकाम हो गए, उस नाकामी के साथ उन्होंने एक नई प्रोडक्ट बना ली जिसका नाम स्टिकी नोट्स है, जो आज हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो यूजफुल है? यूटिलिटी है? तो अब मुझे ये बताओ कि जब साहब ने ग्लू बनाया था तो क्या ये सोच के बनाया था कि यार मैं ना एक चीज बनाऊंगा जिसपे कागज पे लगाएंगे फिर यू चिपकाएंगे, ये सोचा था? उन्होंने ये सोचे उल्टा काम शुरू किया था कि मैं तो ऐसे ग्लू बनाऊंगा कि कोई चिपक जाए तो उसको अलग ना कर सके। दूसरा एक बंदा आया, उसका आइडिया, दोनों ने मिलकर अपने आइडियाज को कंबाइन करके उन्होंने एक ऐसी चीज बना दी जिससे हम लोग आज सब वाकिफ हैं और हम सब उसको यूज कर रहे हैं। अब मुझे इस एग्जाम्पल से तुम लोगों को क्रिएटिविटी के बारे में क्या समझ में आ रहा है कि क्रिएटिविटी किस तरह से आती है, क्या होती है, कैसे क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं? जी शगुफ्ता। गुड पॉइंट शगुफ्ता, बहुत अच्छा पॉइंट है। महरिश बोर्ड पे, महरिश, बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो सीखने का अमल है उसको हम, गलतियों से हम सीखने का अमल जारी रखें तो उसी से जाके हमारे आगे क्रिएटिविटी डेवलप होती है। और किसी के जहन में इन दो एग्जाम्पल से कोई और पॉइंट जहन में आ रहा है? प्रॉब्लम सॉल्व कि उनकी जो प्रयोग पहले नाकाम हो गई थी, तो देखो प्रॉब्लम, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर आगे वो तो हो ही ना, वो तो होते क्रिएटिविटी है तभी तो है प्रॉब्लम सॉल्व है। तो उसके बाद क्रिएटिविटी हुई ना, तो उनके आइडियाज दोनों के मिले तो हुई थी। थोड़ा सा और गौर करो, एक जुमला तुम्हारे मुंह से निकला था बिल्कुल सही था, लेकिन तुम उस पर फोकस नहीं किया। हुमा, ओके, हुमा ने कहा कि उनसे नहीं हो सका तो उन्होंने उसके बेसिस पे एक नया काम किया। अलिशबा, ओके, अलिशबा अटेंडेंस नहीं लगेगी, हाँ जी। ओके, कोलैबोरेशन हुई। ओके, जवेरिया ने कहा दो लोगों ने अपने आइडियाज को मिलकर बनाया, कोलैबोरेशन हो गई। और कोई? सुनोबर, ठीक है, सुनोबर कह रहे हैं जरूरत इजाद की माँ है। और ये बात बिल्कुल सही है। जब कंस्ट्रेंट्स होते हैं लाइबा, जब कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो उसी वक्त हम लोग क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं। जब हमें हर चीज बहुतात में मिलती रहे, अगर आज भी हम, आई डोंट नो ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन बाज फिलोसफर्स के नजदीक इंसान का जन्नत से निकाले जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। अगर हम जन्नत से ना निकाले जाते तो शायद हम लोग आज जो हमें क्रिएटिविटी नजर आ रही है वो होती भी ना। हम जन्नत से निकाले गए और यहाँ पे आके हमने नए नए तरीके से उसी जन्नत को रिक्रिएट करने की कोशिश की। तो कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी डेवलप होती है। बुशरा आपके बराबर में जो स्टूडेंट है,
सॉरी सरोवर, आपके बराबर में जो स्टूडेंट है जी, आपका नाम? जी निदा, बहुत दिनों बाद तशरीफ लाएंगे। जी निदा, इरशाद फरमाइए। इस एग्जाम्पल से क्या नजर आ रहा है, एग्जाम्पल्स में क्या बात नजर आ रही है? जी रबिया, चलो ओके आगे। अच्छा, अब रबिया का जो पॉइंट था ना कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग यूज हुई है, देखो जितने भी ये स्किल्स हम पढ़ रहे हैं ना, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ये तमाम आपस में मैरिज बैठ जाओ, ये तमाम आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, ये स्किल्स का जो होते हैं ना, ये इसमें यही होता है कि वाटर टाइट नहीं होते, ऐसा नहीं होता, बल्कि इंसान की शख्सियत कभी भी वाटर टाइट नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कॉलेज में बहुत खुश अखलाक हूँ, सबसे बहुत अच्छी तरह से मिल रहा हूँ, और घर के अंदर जाके मैं इंतहाई बद अखलाक, इंतहाई बदतमीज हो जाऊँ। इंसान, वो कहते हैं ना, इंसान की असलियत सामने आई जाती है। तो जो इंसान की शख्सियत, जो उसका मिजाज होता है, वो सामने आ जाता है। तो ये स्किल्स भी ऐसे ही होते हैं कि वाटर टाइट नहीं होते कि बिल्कुल अलग अलग कंपार्टमेंट्स में है। यार मेरी कोलैबोरेशन तो बहुत अच्छी है लेकिन कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। आपके कम्युनिकेशन अच्छे होंगे तभी आपकी कोलैबोरेशन अच्छी होगी, आपके कम्युनिकेशन अच्छे होंगे तभी आपके क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स भी अच्छे होंगे। याद है कम्युनिकेशन में ये भी था कि दूसरे की बात को समझना, समझोगे नहीं तो क्रिटिकल थिंकिंग कहां से करोगे, तमाम बातें आपस में मिली भी है। इसमें जो एक पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कि देखो उन्होंने एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करते हुए उससे एक नई चीज लेकर आए। मसलन जिन साहब ने वेलक्रो इजाद किया, उनके पास पहले से माइक्रोस्कोप थी ना, उनके पास माइक्रोस्कोप तो पहले से इजाद हो गई थी। उन्होंने उस बीज को लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज किया। फिर इसी साथ वो जो थे, वो मटेरियल साइंस के माहिर थे कि यार हम किस तरीके से ऐसा मटेरियल बनाए जो आपस में बिल्कुल इस तरीके से जुड़ सके। ठीक है, वेलक्रो की बात कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज किया। ओके, इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल जो आपने ली स्टिकी नोट की, उसमें भी तो ऐसे ही हुआ। ग्लू वाली नॉलेज कुछ और थी, ग्लू कैसे बनता है, ग्लू बन गया वीक। उस नॉलेज को यूज करते हुए कहा इसको पेपर पे लगा सकते हैं, वो स्टिकी नोट बन जाएगा, चिपकेगा भी नहीं और चीज को खराब भी नहीं करेगा, स्टिकी नोट बन गया। क्रिएटिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग जो आपकी नॉलेज के पॉइंट्स होते हैं उनको आप आपस में जोड़ते हो। वहां से यूं तो या इसको यूं भी तो कर सकते हैं। इसीलिए आज क्लास में जो कुछ आप सीख रहे हैं, क्या घर में जाके आपका क्लासरूम है? नहीं है, लेकिन क्लास के अंदर जो आप चीजें सीख रहे हैं, इन चीजों को आप घर पे जाके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा तो क्रिएटिविटी तो है, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज पॉइंट्स को आपस में जोड़ना जो है, ये क्रिएटिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जोज है। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को इख्तलाफ है? बिस्मा क्या ख्याल है? बिस्मा? जी मिस बोले, जल्दी बोले मिस। ठीक है, अपनी गलतियों से सीखना, तो गलतियां भी तो आपकी कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, कुछ जहन में चीजें हैं जिनको आप आपस में जोड़ के आगे की तरफ बुशरा जा रहे हैं। दूसरी दफा तुम बात करते हुए पकड़ी गई हो। अब ये जो क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स लिखा हुआ नजर आया, क्रिएटिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिंग थिंग्स, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आपस में कनेक्ट कर देना, क्रिएटिविटी कहलाता है। ये जो जुमला है, ये जो कॉल है, ये है स्टीव जॉब्स साहब का। कौन है भाई? इनके सर पे सेब गिरा था, इन्होंने बल्ब इजाद किया था। कौन है? बुशरा, बुशरा सॉरी जैनब। कौन है ये? एक मिनट, जैनब कुछ बोल रही है जी, जैनब। जी मिशल, एप्पल के फाउंडर, एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब। ओके, और एप्पल कंपनी क्या बनाती है जैनब? एक मिनट जैनब, थैंक यू जैनब। एप्पल कंपनी आईफोन के लिए मशहूर है। तो ये जो आईफोन है, ओके, पहला आईफोन कब आया था? किसी को याद है? 2007 में। और अब आप लोग कहेंगे सर उस वक्त हम पैदा भी नहीं हुए थे। पहला आईफोन आया था 2007 में, और आईफोन वाकयातन एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट थी। वाकयातन इसमें क्रिएटिविटी का, देखो वही वाली बात, क्रिएटिविटी बनाने वाले कौन थे? इंजीनियर्स। लेकिन बहरहाल आईफोन जो था वो क्रिएटिविटी की बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये ऐसी प्रोडक्ट थी जिसने आके पूरे आपके मुआशरे को बदल के रख दिया। इससे पहले आपके जो फोन्स वगैरह के बारे में सोच थी, ट्रेंड था कि किस किस्म के फोन्स डिजाइन करने, तो उसमें कीपैड के ऊपर ज्यादा जोर था। आपके उस जमाने में एक तो जो स्मार्टफोन्स होते थे वो ब्लैकबेरी होते थे,
ब्लैकबेरी के अंदर पूरा कीपैड होता था, ठीक है। दूसरे आपके नोकिया के सिम्बियन सेट्स होते थे, उसमें भी पूरा कीपैड होता था। सोनी एरिक्सन वगैरह जितने भी स्मार्टफोन बना रहे थे, सबके अंदर कीपैड पूरा का पूरा मौजूद होता था। अब इसी तरीके से, लेकिन 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 2007 के अंदर एप्पल पहला आईफोन लेकर आया, जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। एंड्रॉइड फोन, गूगल उस वक्त एंड्रॉइड पे काम कर रहा था, उस वक्त पहले एंड्रॉइड नहीं आया था, तो उनका भी जो डिजाइन था वो कीबोर्ड वाला था, कीपैड होगा। लेकिन आईफोन आया तो देख के पूरी मार्केट में छाया, और उसको देखते हुए यकायक एंड्रॉइड वालों को अपने सिस्टम के अंदर तब्दीलियां लानी पड़ी। यकायक उनको फिर कीबोर्ड हटाना पड़ा, टच स्क्रीन को लाना पड़ा। इसीलिए जो पुराने एंड्रॉइड्स थे, आई डोंट नो आप लोगों ने यूज किए नहीं किए, उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे बग्स थे। उसकी वजह भी ये थी कि अफरा तफरी में उन्होंने उसको करने पे मजबूर हो गए थे। अब तुम देखो, एक ऐसी प्रोडक्ट जिसने जो बहुत बड़ा चेंज लेकर आई, लेकिन और उसको बनाने वाले कौन थे? इंजीनियर्स। कोई आर्टिस्ट नहीं था, कोई पेंटर नहीं था, कोई शायर नहीं था, उसको बनाने वाले कौन लोग थे? इंजीनियर। इससे सबसे पहले तो समझ में आ गया भाई, क्रिएटिविटी के लिए शायर वगैरह होना जरूरी नहीं है। दूसरी बात ये कि उस आईफोन के अंदर जो जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, उनमें से कोई एक चीज भी ऐसी नहीं थी जिसको एप्पल ने इजाद किया। इस बात को गौर से सुनना। आईफोन में, चलो बल्कि अपना स्मार्टफोन उठा लो, आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी ऐसा नहीं है जो एप्पल ने इन्वेंट किया हो, एप्पल ने इजाद किया हो, ना इनोवेट किया। टच स्क्रीन पहले से मौजूद थी, ओके। मोबाइल फोन के अंदर छोटे से एंटीना जो उसके अंदर लगा हुआ है, जिस पे आप बात करें, पहले से इजाद थी। इवन मोबाइल फोन पहले से इजाद था, ओके। टच बैटरियां, छोटी छोटी बैटरियां जो इसके अंदर सेट हो जाए, बनाने वाला कौन था? सैमसंग। छोटी सी हार्ड ड्राइव, बनाने वाला कौन था? ये भी सैमसंग वालों ने बनाया हुआ था, एप्पल ने इजाद नहीं किया था, ओके। तमाम चीजें मार्केट के अंदर पहले से मौजूद थी। एप्पल के इंजीनियर्स का कमाल ये था कि उन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को मिला के वो एक बिल्कुल ब्रांड न्यू आइडिया लेकर आए। उससे पहले स्मार्टफोन के बारे में क्या जहन में था कि कीपैड होगा, बहुत हो गया तो पेन दे दिया, स्टाइलस दे दिया, पेन से लिखेंगे। एप्पल वो पहला था जिसने कहा कि भाई स्टाइलस की क्या जरूरत है, उंगली है ना, यही मेरा पेन, हम इससे भी लिख सकते हैं। तमाम चीजें इजाद किसी और ने की, उनको मिला के कंबाइन करके एक नई प्रोडक्ट बनाने वाला कौन था? एप्पल। मेरे ख्याल में क्रिएटिविटी की इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकती। एग्जिस्टिंग नॉलेज मौजूद थी, उसको जोड़ के उन्होंने पूरा एक बिल्कुल नया डिवाइस बना ली। इनकी बुक्स में पढ़े ना, तो उसमें पता चलता है कि जब सैमसंग वालों ने हार्ड ड्राइव बनाई, छोटी सी हार्ड ड्राइव, ओके, तो उनको समझ नहीं आ रहा था करें क्या, बना तो ली, इस्तेमाल क्या है, तो वो ढूंढ रहे थे कस्टमर को। तो उन्होंने एप्पल से कहा कि यार ये हमने बनाई है, देखो शायद आप लोग काम आ जाए। तुम देखो, बिलीव करो इस बात को, सैमसंग ने बनाई है, क्योंकि सैमसंग आज फोन वगैरह भी तो बना रहे हैं, लेकिन सैमसंग के अपने जहन में नहीं आ रहा था यार ये हार्ड ड्राइव को हम यहाँ भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एप्पल वालों को दिखा रहे यार ये हमने छोटी सी हार्ड ड्राइव बनाई है, तो हमारे पास तो कोई यूज नहीं है, आपके पास हो तो बताओ। एप्पल ने कहा ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, सारी की सारी हम लेंगे, और उन्होंने इस तरह से उसको बनाया। आपको जो प्ले स्टोर है, ये प्ले स्टोर का जो आइडिया है ना, ये भी एप्पल से आया। एप्पल ने इसका आइडिया दिया ऐप स्टोर के नाम से। एक एप्लीकेशन होगी ऐप स्टोर, उस स्टोर के अंदर जाके तमाम की तमाम एप्लीकेशंस को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ये चीज पहले से मौजूद थी, एप्पल ने नहीं इजाद की थी। एप्पल ने अपनी उस नॉलेज को यूज करते हुए, क्लाउड कंप्यूटिंग मौजूद है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम ऐप स्टोर बना सकते हैं, और जब उसको बाद में लोगों ने कॉपी करके प्ले स्टोर बनाया। अब स्टीव जॉब की जो कोटेशन है समझ में आई, क्रिएटिविटी इज नथिंग बट कनेक्टिंग थिंग्स। आप चीजों को आपस में कनेक्ट करते हो, यहीं से आपकी क्रिएटिविटी का आगाज हो जाता है। अब सवाल ये होता है, अब यहाँ पे ये बात आती है भाई, जब ये समझ में आके डॉट्स कनेक्ट करना, तो डॉट्स कहां से जमा होंगे? हाँ, अब ये बताओ, ये अच्छा पॉइंट, डॉट्स कहां से जमा होंगे? आपके लिए लाजिम है डॉट्स जमा भी तो करें। जब कुछ होगा नहीं तो क्रिएटिविटी कहां से आएगी? जब जहन खाली होगा तो क्रिएटिविटी कहां से आएगी? यही वाली बात हम लोग अपनी क्लास के अंदर देखो, अब वो कल जो मैंने एग्जांपल दी थी एआई वाली, तो उसमें यही वाली बात थी कि आप कह तो रहे कि हम एआई के जरिए से काम कर सकते हैं, एआई टूल है, लेकिन मैं अभी भी आपसे कहता हूं कि यार एआई की मदद से ना तुम एक ऐसा इमेज बना के लेकर आओ जिसमें इजहार हो रहा हो क्रिएटिविटी का, नहीं कर सकोगे। एक ऐसा इमेज बना के लाओ जिसमें इजहार हो रहा हो कोलैबोरेशन का, शायद नहीं कर सको। या चलो कोई ऐसा इमेज बना के ले आओ जिसमें ना घर का मंजर दिखाया हो,
आपकी इमेजिनेशन जो है ना, आपकी इमेजिनेशन ही महदूद है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो डॉट्स नहीं है। ओके, जब जहन में डॉट्स होंगे, जहन में पॉइंट्स होंगे, तभी तो आपस में कनेक्ट करोगे। या दीगर अल्फाज में यूं कह लो कि आपके पास एक्सपोजर नहीं है। जब आपके पास एक्सपोजर होगा, चीजें आपको पता होंगी, तभी आप अपनी इस नॉलेज के बेस पे कुछ नया क्रिएट कर सकोगे। महानूर, कहाँ से ये एक्सपोजर मिलेगा? किससे? जी रबिया। बस जी जेबा, कहाँ से होगा? ओके, जेबा का एक अच्छा पॉइंट है अपने मुशाहिदे से। इसके अलावा तुम लोग के पास मौजूद है यार, बताओ। ओके, मायरा, लाइबा। जी लाइबा। किससे? एक्सप्लोर करने से। एक्सप्लोर करने के हमारे पास कौन कौन से सोर्सेस है? मुस्फिरा। कहाँ कहाँ यार? लाइब्रेरी है कॉलेज में? तो लाइब्रेरी में जाके क्या मिलता है? दूसरों के आइडियाज, दूसरे के ख्यालात नहीं मिल रहे? ऐसा है कि नहीं? दूसरों के उस आइडियाज के बेसिस के ऊपर क्या आप आगे नहीं से लेके चल सकते? किताबें, बुक्स आपके एक्सपोजर का एक बहुत अच्छा सोर्स है। किताबों के अलावा अब बताओ, आप तो जहन में आना चाहिए। जी निदा, निदा। सोशल मीडिया के अलावा? आमना। क्या आमना? सर आप लैब पे लेके जाते नहीं, इसलिए हम क्रिएटिव नहीं है। जी निम्रा। और कुछ? भाईजान मूवीज। क्या मूवीज सोर्स नहीं है? आप मूवीज देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, जिसके अंदर स्पेस, आप लोग देख रहे नहीं, देखते तो देख लिया करें। फजूल फजूल ड्रामा देखने से बेहतर है कि हॉलीवुड की अच्छी मूवीज देखें। मूवीज में दिखा रहे फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेस में गए हुए और वहां पे उनका स्पेस शिप जो है वो माल फंक्शन कर जाती है, उनको सर्वाइव करना है। क्या आप में से किसी को मौका मिलने वाला है स्पेस में जाने का? ओके, तो कहाँ से मिलेगा? मूवी को देखकर हमें एक्सपोजर तो मिल रहा है, एक चीज को हम देख तो सकते हैं यार, ऐसा भी होता है। मूवीज के अंदर वो दिखा रहा है कि जी जैपनीज सैमुराई जो है, उनके आपस में लड़ाई हो रही है, वहां पे वेस्टर्न बंदा जाता है उनके साथ रहता है। ओके, टॉम क्रूज की मूवी है। अगेन, आप में से किसी के पास मौका है जापान जाके वहां पे सैमुराइज के साथ रहने का? वो दौर भी खत्म हो चुका है। अब मूवीज को देखेंगे तभी तो वहां से हमें पता चलेगा। ओके, हाँ या ना? जितनी भी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने हिस्सा लिया था क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लिया होगा, वियतनाम वॉर में लिया होगा, अफगानिस्तान की जंग में लिया होगा। तो ये चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी? भाई, तो मूवीज आपकी एक बहुत अच्छी सोर्स है। आप में से इंतहाई बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं तो ये कहते हैं बड़े फखर से कि हम मूवीज नहीं देखते। आप फजूल मूवीज ना देखें, बेहुदा मूवीज ना देखें जो आप लोग देख रहे होते हैं। मेरे ख्याल में इंडियन मूवीज को मैं समझता हूँ, अक्सर इंडियन मूवीज इंतहाई फजूल होती हैं, मेरा अब तक एक्सपीरियंस रहा है। मत देखें। हॉलीवुड की अच्छी मूवीज है, उनको देखिए। आप नेट पर सर्च तो करें, वो खुद आपको लिस्ट बता देगा। आप बता दें एज अ मूवी, एक टीचर के हिसाब से कौन सी मूवीज बनी है। आप देखें, स्टैंड बाय मी के नाम से एक मूवी है, उसको देखें टीचर्स के लिए। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं इसमें टीचर ही को दिखाया है कि टीचर किस तरह से जाके पूरे स्कूल को बदल देता है। जो सच्चे किस्से हैं उन पे भी मूवीज बन चुकी है, सच्चे टीचर्स के ऊपर। देखेंगे तो पता चलेगा ना। ओके, लेकिन ये आपको एक्सपोजर का एक तरीका है। सोशल मीडिया की जो एग्जाम्पल थी निदा ने, वो सही भी है और गलत भी है। सोशल मीडिया फीड के अंदर बहुत ज्यादा इस बात को जोर होता है आप क्यूरेट करें। मैं यूट्यूब के ऊपर गलती से कभी कोई एक कार्टून देख लूं, कोई एक सॉन्ग सुन लूं, बस अगले दिन से सारी सजेशन सॉन्ग्स पे और वो उस पर आ रही होती है। तो मुझे वक्तन फवक्तन उसकी पूरी हिस्ट्री डिलीट करता हूँ, फिर नए सिरे से काम देखना शुरू करता हूँ कि भाई मुझे इन कंटेंट में इंटरेस्ट है, मुझे ये वाला कंटेंट लेकर आओ। अभी रिसेंटली जो है एक साहब है, वो सीआईए, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है सीआईए, पता है? वो पाकिस्तान नहीं पता, ये भी नहीं पता। यूएस, पाकिस्तान के अंदर वो यूएस ने उनको भेजा था, वो यहाँ के काउंटर टेररिज्म के हेड थे। 9/11 के बाद पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे जो बम धमाके वगैरह शुरू हुए थे, नाम सुना? पता है बम धमाके भी होते थे? अलकायदा का नाम सुना है? तो है। अब तो वो सब के सब, तो उनको गिरफ्तार करने के लिए उनको यहाँ भेजा गया। यहाँ पे लोगों को उन्होंने पकड़ा, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। अलकायदा के इंतहाई वांटेड टेररिस्ट थे अबू जुबैदा, खालिद शेख मोहम्मद, उनको गिरफ्तार करने में इन साहब का हाथ था। ये हेड ऑफ काउंटर टेररिज्म थे। अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने उन बंदों को गिरफ्तार करके टॉर्चर करना शुरू किया जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और इंसानी हकूक के भी खिलाफ है। आप किसी को इस तरह से टॉर्चर करके, मारपीट करके उनसे एतराफ़ नहीं करवा सकते। उन्होंने इस बात को लीक किया
ओके, उन्होंने इस बात को लीक किया, अखबारात को बताया, अखबारात में खूब चर्चा हुआ इस बात का, लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन हुकूमत ने या सीआईए ने उनसे बदला लिया, उन पे गद्दारी का मुकदमा बना के उनको जेल में डाला गया। अब वो जेल से रिहा हुए हैं, वो जगह जगह इंटरव्यूज दे रहे हैं। अब उस बंदे की जो पूरी लाइफ है, ट्रेनिंग कैसे हुई, सीआईए की ट्रेनिंग, ओके, ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें दिखाई गई, सिखाई गई। मसलन वो उसमें बताते हैं कि हमारी एक ट्रेनिंग होती थी कि हम जहाँ गाड़ी चला रहे होते थे, हमारी आंखों में पट्टी होती थी, सीधा सीधा चला रहे हैं, अचानक ये पट्टी हटाई और आपके पास सिर्फ 2 सेकंड है, आपने फैसला करना है कि गाड़ी मैंने यूं लेके जानी है या रिवर्स करनी है। और होता ये था कि सामने अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने गाड़ियां यूं आपको पार्क करके रास्ता रोका हुआ है, तो आपने जन करके इस पर से गुजरना है, और अगर यूं करके खड़े किए हुए हैं तो फिर आपने रिवर्स करना है। फिर आगे चल के ट्रेनिंग के अंदर चेंज आया कि जैसी आंखों से पट्टी हटाई, आगे फैसला भी करना है, अब पिछले दरवाजे में कोई बंदा आपके सर पे गन लेके खड़ा हुआ है, ओके, आपने उसी लम्हे फैसला करना है, इससे भी बचना है जो पीछे गन लेके खड़ा हुआ है, और आगे फैसला भी करना है। ट्रेनिंग के बारे में बताया। फिर जो है उन्होंने पाकिस्तान में आके काम किया, उसके बारे में बताया, कैसे पाकिस्तान में लोगों को गिरफ्तार किया, क्या एक्सपीरियंस रहा। वो फैसलाबाद का जिक्र करते हैं, फैसलाबाद से हमने अबू जुबैदा को गिरफ्तार किया था, हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, पूरा अपना बता रहे हैं। फिर जब वो गिरफ्तार हुए, जेल में रहे, जेल में कैसे सरवाइव किया, ओके, जेल जेल में रहना इतना आसान काम नहीं है, जेल में कैसे सरवाइव किया, जेल से बाहर निकले, अब यूएस गवर्नमेंट तो तुली भी उनको सजा देने के लिए, तो पेंशन नहीं है, पैसा नहीं है, पैसों के लिए वो क्या काम कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि सारे एक्सपीरियंसेस क्या आपको और मुझको मिल सकते हैं? क्या मैं और आपके पास मौके हैं हम जाके सीआईए को बोले यार वो वैसे हमने तो रहना पाकिस्तान में है लेकिन यार ट्रेनिंग करवा दो? ऐसा मुमकिन है? क्या हम जाके बोल सकते हैं कि यार पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से यार हमने भी जरा दहशतगर्दों को पकड़ना, जरा हमें मौका तो दो? ऐसा है मुमकिन? और क्या ये मुमकिन है यार जेल का जरा एक्सपीरियंस लेना है? ये तमाम चीजें होती हैं। अब उनके इंटरव्यूज सुन रहा हूँ मैं, ओके, उनके 3-3 4-4 घंटे के पॉडकास्ट हैं और काफी सारे हैं, मैं रोजाना एक न एक सुन ही रहा हूँ उनका। मुझे उससे एक्सपोजर मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, आइडियाज जहन में आ रहे हैं। मुमकिन है कल कल आप किसी आइडिया को आप लोग को इस्तेमाल करें तो टॉर्चर वाले आइडियाज को भी कर सकते हैं। तो पॉइंट इज कि यार आपको एक्सपोजर इन्हीं तमाम चीजों से आता है। अगर आप सोशल मीडिया का भी बखूबी अच्छा इस्तेमाल करें तो आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज आ सकते हैं। मेरा मसलन मैं अपने कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था, एआई की प्रॉम्प्ट्स के हवाले से बात हो रही थी। एआई की प्रॉम्प्ट लिखना भी एक पूरा आर्ट है। तो जब मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, उन तलबा से पूछा कि यार तुम लोग सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे? करते हैं। लेकिन जब मैंने अपनी फीड देखी और उनकी फीड में सबसे बड़ा फर्क यही था, मेरी फीड के अंदर सारे एआई की चीजें आ रही हैं, प्रॉम्प्ट्स कैसे बन रही हैं, क्या हो सकता है, प्रॉम्प्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, इस तरह का मवाद सारा आ रहा है। और उनके पास जो मवाद आ रहा था उसके अंदर उनके जो इंटरेस्ट की चीजें थी। बहरहाल सोशल मीडिया अगर सही इस्तेमाल किया जाए, मूवीज अगर अच्छी देखी जाए, किताबें अगर अच्छी पढ़ी जाए, चाहे वो फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन हो, तमाम की तमाम आपके एक्सपोजर का एक जरिया है। और इस एक्सपोजर की मदद से अपने डॉट्स को कनेक्ट करके आप एक नई नई चीज को दरियाफ्त बना सकते हैं। ठीक।